ऐतिहासिक कहा और ये वाकई में एक मील का पत्थर है। अभी आपने जो बताया कि ये शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने सीपीआई एमएल के एक सम्मेलन से जिसमें वो गए हुए थे, और उसके बाद आज नीतीश कुमार का यहाँ आना और साथ में तेजस्वी को लाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग के ज़रिए आज कांग्रेस ने, नीतीश ने और तेजस्वी ने ये बता दिया कि 2024 के लिए एक बहुत अच्छा विपक्षी गठबंधन बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अब आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो आज से नहीं, बहुत पहले से राहुल की पसंदीदा नेताओं की श्रेणी में शामिल हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी चले गए थे, उनके साथ सरकार भी बनाई, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते भी रहे, लेकिन 2009 में जब विपक्ष के साथ थे नीतीश कुमार, कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, उस वक्त 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, और उसमें उन्होंने नीतीश की तारीफ करी थी। सारी प्रेस जो है वो हैरान हो गई थी कि ये नीतीश की तारीफ क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने एक बार बातचीत के दौरान बताया था कि नीतीश जी वो नेता हैं कि जिनमें सबको एक साथ चलने की संभावना है, जो सबको साथ लेके चल सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी योग्यता होती है जो मुझे नीतीश में दिखती है। और आज वही बात साबित हुई कि नीतीश कुमार इधर भी गए उधर भी आए, मगर उनकी एक जो छवि है वो ऐसी है कि उनको सब पसंद करते हैं और सब उनसे जुड़ के कोई ख़तरा महसूस नहीं करते। आज देखिए, आज ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है, किसी ने बोला नहीं, मगर करीब करीब ये उस तरह की बात थी कि नीतीश विपक्षी एकता के संयोजक होंगे, और उसी तरह की उसी भूमिका में उन्होंने ये आज बोल भी दिया कि हाँ और भी दल आएंगे और हम सब बैठ के जब बात करेंगे तो आपको बताएंगे। आज की जो ये बैठक थी इसकी तैयारी खड़गे जी बहुत पहले से कर रहे थे, और उन्होंने अलग अलग नेताओं से फ़ोन पे बात की थी, और आज उन्होंने इस बात को ज़मीन पे उतार दिया, और इससे जो है वो सारी बातें अब बंद हो जाएंगी कि तीसरा मोर्चा बनेगा और विपक्ष एक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब विपक्षी एकता की शुरुआत हो गई है, वो धीरे धीरे होगी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव बिल्कुल सामने है। कांग्रेस को उसमें पूरा अपना ध्यान लगाना है। वो 1-1 की फाइट है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें कांग्रेस अगर जीत गई, जैसा कि टीवी चैनल जो हैं जिन्हें कहते हैं कि साहब वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ झुक के ही अपने सारे सर्वे वगैरह करते हैं, वो भी ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बहुमत से ज़्यादा सीटें लेके आ रही है। तो अगर कांग्रेस जीत गई तो इसके बाद आने वाले जो 3 विधानसभा के चुनाव हैं जहाँ 1-1 फाइट होगी बीजेपी और कांग्रेस की, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे भी इस कर्नाटक की जीत का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। राजस्थान की जो स्थिति है वो कांग्रेस कैसे निपटेगी ये देखना ज़रूर दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान में स्थिति वाकई फंसी हुई है। और जैसा कि आपने कहा, मोदी जी ने वहाँ पे बड़ा स्मार्ट गेम खेला है, क्योंकि मोदी जी का जो गेम है वो बड़ा स्पष्ट है। उन्हें न तो अशोक गहलोत से प्रॉब्लम है, न सचिन पायलट से प्रॉब्लम है, उन्हें जो प्रॉब्लम है वो अपनी ही पार्टी की नेता वसुंधरा राजे से है। ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसको लेके मोदी जी को प्रॉब्लम हो, लेकिन राजस्थान में जो वसुंधरा राजे है वो हमेशा एक धमक के साथ बात करती हैं, और जिस तरह सब लोग झुक गए हैं वो झुकने को तैयार नहीं हुई हैं, और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की तारीख में वसुंधरा राजे अलग अलग लोगों से मीटिंग भी कर रही हैं, वो बात कर रही हैं, वो सभी संभावना विचार कर रही हैं। तो इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि अगर उनके पास दोनों में से कोई एक आ जाए तो फिर वो उसको नेता बना के और विधानसभा की चुनाव वहाँ पे लड़ सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की स्थिति वाकई बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। और अगर मोदी जी ने वसुंधरा को नेता नहीं बनाया या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात नहीं कही तो बीजेपी के लिए वहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नंबर 2,
ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, इस बात को आज जो है एक वास्तविकता मिल गई है। और राहुल गांधी का ये कहना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लड़ाई जो है वो विचारधारा की है। आप देखिए कि आज निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, देश की इकॉनमी हिली हुई है, हमारी सारी ग्रोथ कम बताई जा रही है, हमारे जीडीपी का सारा वो नीचे लाया जा रहा है। तो अमेरिका में जाके उन्हें ये बात करना थी, इसके लिए ही वो गई थी कि वहाँ ये बताया कि नहीं नहीं हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन वहाँ उन्हें क्या बोलना पड़ रहा है? वहाँ उन्हें बोलना पड़ रहा है कि नहीं नहीं हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत अच्छी है। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि विदेशों में आजकल हमारी छवि जो है वो ऐसी बन गई है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है जी। और ये बिल्कुल किसी भी तरह से देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने बोला, बीजेपी के तो सारे नेता बोलते ही रहते हैं कि भाई विदेशों में जाके कोई बात ना करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये निर्मला सीतारमण को विदेशों में जाके हिंदुस्तान की बात क्यों करना पड़ी? वो इसलिए करना पड़ी कि ये बात वो हिंदुस्तान में नहीं कह सकती। अगर बीजेपी के नेता हिंदुस्तान में ये कह दें कि यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मिलजुल के रहेंगे और सबको मिलजुल के रहना चाहिए, बात खत्म हो जाए। बिल्कुल। लेकिन फिर इनकी राजनीति का क्या होगा? अभी छत्तीसगढ़ में सब लोगों ने देखा कि वहाँ पे शपथ दिलाई गई बीजेपी के नेताओं के सामने, व्यापारियों को, कि आप जो है ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, उनसे कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं। एक बच्ची का तो बड़ा दर्दनाक सबने देखा और सुना ही होगा कि 6 साल की बच्ची है, उसके मुंह पे एक बच्ची ने थूक दिया, एक मासूम बच्ची ने, दोनों मासूम है, लेकिन उस बच्ची को कुछ इस तरह से बताया गया था कि उसने जी नफरत के बीज बोए। हाँ, तो ये भाई जहर आप एक बार बोते हो और जहर बोने के बाद उसकी फसल तो अपने आप उगती चली जाती है। देखिए 2014 से पहले हिंदुस्तान में प्रेम की फसल बोई गई थी, सद्भाव की बोई गई थी, आपसी भाईचारे की बोई गई थी, और उसी की वजह से विदेशों में भारत ने इतना नाम किया। आज अरब कंट्री में हिंदुस्तान का बहुत आदमी काम करता है और जाहिर है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू है, और वहाँ पे कोई भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है। लेकिन अब वहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं वो पूछने लगे हैं कि भाई आजकल आपके यहाँ क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान इतना ज़्यादा क्यों होने लगा है? तो बीजेपी के पास आज की तारीख में हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान कब तक? आज अमेरिका के अंदर जाके निर्मला सीतारमण को, जो वित्त मंत्री हैं, जिन्हें बात करना चाहिए थी कि हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, हमारे यहाँ व्यापार करिए, उन्हें ये बताना पड़ रहा है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ मुसलमान अच्छी हालत में हैं। और वो वहाँ पे निमंत्रित कर रही हैं प्रेस को, बुद्धिजीवियों को, लेखकों को कि आप आइए इंडिया, मैं आपकी मेज़बानी करूँगी और आप आके देखिए। मगर आके क्या देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच बहुत ख़तरनाक स्थिति तक पहुँच गई है। हम रोज़ देख रहे हैं टीवी में, रोज़ देख रहे हैं वीडियो जो आ रहे हैं, उनको रोज़ देख रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज क्या आ रहे हैं कि किस तरह से सिवाय हिंदू मुसलमान के कोई बात नहीं कर रहे। मंत्री कहता है गोली मारो जी, ये उनकी भाषा है। उसी छत्तीसगढ़ की जो हम बात कर रहे थे, जहाँ चुनाव भी होने वाले हैं, वहाँ एक कालीचरण महाराज जाके महात्मा गांधी को गाली दे के आते हैं और उनका इंदौर में जुलूस निकाला जाता है, स्वागत किया जाता है। तो ये जो राजनीति है, इसको होना चाहिए विकास की राजनीति, इसको होना चाहिए एजुकेशन की राजनीति, इसको होना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिल सके, और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में कैसे ऊंचा हो सके। हम विश्वगुरु तो अपने आप को बोल देते हैं, भाई विश्वगुरु बनने के लिए एक सबसे अहम शर्त है कि हम जो है अपने घर में तो शांति पैदा करें सबसे पहले। और यही राहुल गांधी ने बोला है कि लड़ाई भाई साहब विचारधारा की है। सारी संस्थाएं जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उन पर आपने कब्जा जमा लिया है, और उसके बाद आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करके पूरे देश को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। दुनिया में आपका कोई नाम नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि विदेशों में बात नहीं करो, बहुत अच्छी बातें नहीं करो, मगर निर्मला सीतारमण जी आप ये बता दीजिए कि आपको विदेशों में भारत की बात, भारत के मुसलमानों की बात क्यों करना पड़ रही है? और तुलना किससे? पाकिस्तान से। कोई बेंचमार्क है पाकिस्तान? जिस पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे अमेरिका के, पाकिस्तान के समर्थन के बावजूद जी,
जिस पाकिस्तान में मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार भी नहीं गए थे, जहां नवाज शरीफ से मिलने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चले गए थे बिना किसी सूचना के और बिना किसी उसके, अपने शपथ ग्रहण में उनको बुला लिया था। वो बेंचमार्क कभी कांग्रेस के लिए, यूपीए के लिए नहीं रहा, कभी वो हमारा मानक नहीं रहा कि हम उससे तुलना करें कि वहां क्या है, हम ऐसे हैं। अरे हम तुलना करते रहे अमेरिका से, हम तुलना करते रहे ब्रिटेन से, हम तुलना करते रहे यूरोप से, दुनिया के विकसित राष्ट्रों से हम अपनी तुलना करते रहे हैं और उसी हिसाब से हमने अपने आईआईटी बनाए थे। और देखिए आज हमारा जो इंजीनियर है वो दुनिया के इंजीनियरों में अव्वल दर्जे पे है। कोई भी इंजीनियर जो हिंदुस्तान से जाता है, सबके बच्चे होंगे, रिश्तेदार होंगे, सब होंगे, कोई फ़ोन करके पूछ ले उनसे कि बताओ बेटा या बेटी, कहीं कोई दूसरे देश का इंजीनियर, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का, कोई तुमसे कोई ज़्यादा काबिल है क्या? बच्चे कहेंगे नो डैडी, नो ममा, कोई नहीं है, सब हमारे बराबर हैं। कई बार हम ही होते हैं। जी कोई डॉक्टर के बारे में पूछ लीजिए, जो डॉक्टर हमारे यहाँ से गए हुए हैं, कि क्या उनके डॉक्टर हमारे डॉक्टरों से ज़्यादा काबिल हैं? कोई आप जो IIM करके गए हुए हैं, जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछ लीजिए आप। तो ये सब पढ़ाई लिखाई हम ही ने करवाई थी, नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में। तो आज उस हिंदुस्तान का नाम आप कहाँ ले जा रहे हो? तो राजीव जी ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो